आज की कहानी का शीर्षक है किसान राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एल्मडेल नामक एक छोटे से राज्य में लियो नाम का एक विनम्र किसान रहता था। लियो एक मेहनती व्यक्ति था जो एक साधारण जीवन जीता था। अपने खेतों में खेती करता था और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेता था। एक दिन जब लियो अपनी फसल काट रहा था, उसने एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनी। उत्सुक और चिंतित होकर उसने आवाज का पीछा किया और पकी सब्जियों के बीच छोटी बच्ची को लेटा हुआ पाया। छोटी बच्ची ने मोतियों से बना एक सुंदर हार पहना हुआ था। क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? लियो ने लड़की के माता पिता की तलाश में धीरे से पूछा। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने लड़की को घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। घर वापस आकर लियो की पत्नी एम्मा भी इस खोज से उतनी ही आश्चर्यचकित थी। उन्होंने मोतियों के हार को सुरक्षित रखने के लिए छिपाने का फैसला किया और जिस तरह से वह उनके जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आई, उसी के आधार पर उन्होंने उस लड़की को अपना बना लिया और उसका नाम अमारा रखा। जैसे जैसे अमारा बड़ी हुई, यह स्पष्ट हो गया कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके पास एक विशेष जादुई आभा थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती। उसकी सुंदरता बेजोड़ थी और वह जल्द ही गांव में चर्चा का विषय बन गई। इस बीच घाटी के पार एक भव्य लेकिन अंधेरे महल में दुष्ट जादूगरनी मॉर्गन रहती थी। मॉर्गन अपने क्रूर स्वभाव के लिए जानी जाती थी और उसने अपने मनोरंजन के लिए राज्य के कई निवासियों को जानवरों या वस्तुओं में बदल दिया था। वह किसी को खरगोश, कौवे या बिल्ली में बदल देती थी। उसका महल सदैव अंधकार और भय का स्थान था। एक शाम जब मॉर्गन अपने वफादारों के साथ अपनी बुरी योजनाओं पर चर्चा कर रही थी, तो उसे अपने भरोसेमंद जादुई सेवक से एक परेशान करने वाली भविष्यवाणी मिली। मोतियों के हार के साथ एक युवा लड़की आपके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए आएगी और आपका अंत करेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर मॉर्गन ने अपने रक्षकों को राज्य का निरीक्षण करने और उस मोतियों के हार वाली किसी भी लड़की को खत्म करने का आदेश दिया। हालांकि लियो और एम्मा ने अमारा को अच्छी तरह से छुपाया था और वह अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से अनजान होकर उसकी प्यार से देखभाल कर रहे थे। साल बीतते गए और अमारा एक दयालु हृदय और साहसी भावना वाली एक खूबसूरत लड़की बन गई। एक दिन खेतों में काम करते समय उसकी मुलाकात एथन नाम के एक युवक से हुई जो तुरंत उसकी सुंदरता और दयालुता से प्रभावित हो गया। एथन एल्मडेल का राजकुमार था जिसे मॉर्गन ने अपने वश में कर लिया था, जिससे वह अपनी असली पहचान भूल गया। जैसे ही एथन और अमारा ने एक साथ समय बिताया, उनमें दोस्ती का गहरा बंधन बन गया और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि मॉर्गन के महल से बढ़ते खतरों के कारण उनकी खुशी पर ग्रहण लग गया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन मॉर्गन के सैनिकों ने अमारा को पकड़ लिया और उसे अंधेरे महल में ले आए। मॉर्गन भविष्यवाणी वाली लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर क्रोधित हो गई। तो क्या तुम ही मेरे शासन को खत्म करके मुझे मारने वाली हो? उसने व्यंग्य किया। अमारा भयभीत होते हुए भी डटी रही। तुम्हारा अत्याचार समाप्त होना चाहिए। मॉर्गन एल्मडेल के लोग शांति के पात्र हैं। गुस्से में आकर मॉर्गन ने अमारा को कैद करने के लिए एक शक्तिशाली जादू किया, लेकिन जैसे ही जादू प्रभावी होने वाला था, अमारा का मोती का हार चमक उठा और एक जादुई बाधा ने उसे नुकसान से बचा लिया। हार की ताकत का एहसास करते हुए मॉर्गन ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन एथन, जिसने अपनी यादें वापस पाली थी, महल में घुस गया और उसने मोर्गाना को हार लेने से रोका। साथ में उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मॉर्गन से लड़ाई की। अंत में अमारा की बहादुरी और हार का जादू जीत गया। मॉर्गन को पराजित कर राज्य से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अंधेरा श्राप हटा लिया गया और एल्मडेल के लोग अपने जादू से मुक्त हो गए और अपने इंसानी रूप में लौट आए। अपनी स्वतंत्रता के लिए आभारी ग्रामीणों ने अमारा और एथन को अपने नायकों के रूप में मनाया। अमारा के माता पिता लियो और एम्मा को उसके पालन पोषण में उनकी दयालुता और बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। अमारा और एथन
जो अब एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, ने ज्ञान और करुणा के साथ एल्मंडेल पर शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य शांति और समृद्धि के साथ फले फूले। और इसलिए एक साधारण किसान की बेटी के साहस और उसके सच्चे प्यार की बदौलत वह घाटी, जो कभी अंधेरी और भय से भरी थी, खुशी का स्थान बन गई। आज की कहानी का शीर्षक है जासूस राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया के जादुई साम्राज्य में सोफिया नाम की एक चतुर राजकुमारी रहती थी। सभी राजकुमारियों के विपरीत सोफिया को रहस्य सुलझाना पसंद था। उसके पास तेज दिमाग, पैनी नजर और साहस से भरा दिल था। उसका सबसे अच्छा दोस्त स्पार्क नाम का एक छोटा ड्रैगन था, जो अपनी तेज सांसों से अंधेरी जगहों को भी रोशन कर सकता था। सोफिया के पिता राजा एडमंड और माँ रानी एलिजा ने एल्डोरिया पर दयालुता और बुद्धिमत्ता से शासन किया। राज्य आनंद और जादू का स्थान था, जहाँ परियां बगीचों में नृत्य करती थी और गेंडे जंगलों में घूमते। एक धूप भरी सुबह महल में बड़ा हंगामा मच गया। शाही राजदंड, एक जादुई कलाकृति जो राज्य की रक्षा करती थी, गायब हो गई थी। इसके बिना एल्डोरिया का जादू फीका पड़ जाएगा और भूमि अंधकार में डूब जाएगी। राजा ने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को बुलाया, लेकिन सोफिया आगे बढ़ी। पिताजी, मुझे राजदंड ढूंढने दीजिए, उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। मैं एल्डोरिया में सबसे अच्छी जासूस हूँ। राजा एडमंड झिझके, लेकिन अपनी बेटी की प्रतिभा को जानकर सहमत हो गए। स्पार्क के साथ सोफिया ने अपना साहसिक कार्य शुरू किया। उन्होंने सिंहासन कक्ष की जांच शुरू की, जहां राजदंड को आखिरी बार देखा गया था। सोफिया ने कमरे से बाहर निकलते हुए छोटे पैरों के निशान देखे। स्पार्क, ये परी के पैरों के निशान हैं, वह फुसफुसाई। वे बगीचे की राह पर चले, जहां उनकी मुलाकात रानी परी लूना से हुई। लूना के पंख सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। राजकुमारी सोफिया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? लूना ने पूछा। हम शाही राजदंड की तलाश कर रहे हैं। क्या आपने कुछ असामान्य देखा है? सोफिया ने पूछताछ की। लूना ने सिर हिलाया। मैंने कल रात गुलाब की झाड़ियों के पास एक काली परछाई देखी। यह तेजी से विस्परिंग वुड्स की ओर चली गई। सोफिया और स्पार्क ने लूना को धन्यवाद दिया और फुर्ती से विस्परिंग वुड्स की ओर चले गए। जंगल अंधेरे और रहस्यों से भरे हुए थे। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फ्लिक नाम का एक शरारती प्रेत प्रकट हुआ। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। नमस्ते राजकुमारी, आप मेरे जंगल में क्या कर रही है? फ्लिक ने पूछा। हम शाही राजदंड की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? सोफिया ने सवाल किया। फ्लिक खिलखिलाकर हंसा। मैंने शायद कुछ देखा होगा, लेकिन आपको पहले मुझे पकड़ना होगा। वह हंसते हुए चला गया। सोफिया और स्पार्क ने निचली शाखाओं से बचते हुए और जलधाराओं पर छलांग लगाते हुए जंगल के माध्यम से फ्लिक का पीछा किया। आखिरकार उन्होंने उसे एक झिलमिलाते झरने के पास घेर लिया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, फ्लिक ने अपनी सांसें खींचते हुए कहा। मैंने ग्रम्बल नाम के एक भूत को एक चमकदार वस्तु के साथ इधर उधर घूमते देखा। वह इकोस की गुफाओं में रहता है। इकोस की गुफाएं अपनी भयानक आवाजों और पेचीदा रास्तों के लिए जानी जाती थी। सोफिया और स्पार्क ने बहादुरी से गुफाओं में प्रवेश किया। उन्होंने बड़बड़ाने की आवाज का पीछा किया और जल्द ही ग्रम्बल नामक भूत को शाही राजदंड को पकड़े हुए पाया। ग्रम्बल, वह राजदंड राज्य का है, तुम्हें इसे वापस करना होगा, सोफिया ने दृढ़ता से कहा। ग्रम्बल गुर्राया और राजदंड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैं इसे वापस नहीं दूंगा। इसके साथ मुझे वह सारी शक्ति मिल सकती है जो मैं चाहता हूँ। दहाड़ के साथ ग्रम्बल ने राजदंड को बेतहाशा घुमाते हुए सोफिया पर हमला किया, लेकिन सोफिया चकमा दे गई। उसकी त्वरित सजगता ने उसे सुरक्षित रखा। स्पार्क खतरे को भांपते हुए ग्रम्बल के चारों ओर उड़ रहा था और आग की लपटों से उसका ध्यान भटका दिया। गुफा उनकी युद्ध की आवाजों से गूंज उठी। सोफिया ने पास में पड़ी एक छड़ी पकड़ ली और ग्रम्बल के हमलों को रोक दिया। भूत की ताकत भयंकर थी, लेकिन सोफिया की चपलता और साहस उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। उसने एक भारी प्रहार को रोका और एक तेज प्रहार किया, जिससे ग्रम्बल के हाथ से राजदंड गिर गया। गुस्से में ग्रम्बल ने इसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोफिया तेज थी। उसने राजदंड को लात मारकर दूर फेंक दिया और स्पार्क ने तुरंत उसे उठा लिया। तुम हार गए हो ग्रम्बल, अपनी हार मान लो
और शायद हम तुम्हें एक बेहतर रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं, सोफिया ने कहा। उसकी आवाज स्थिर और दयालु थी। ग्रम्बल को झिझक हुई, उसका गुस्सा कम होने लगा। उसने दृढ़ निश्चयी राजकुमारी और उसके बहादुर ड्रैगन को देखा। भारी आह के साथ वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं बस मजबूत बनना चाहता था। सोफिया ने अपनी छड़ी नीचे की और उसके पास पहुंची। सच्ची ताकत सही काम करने और दूसरों की मदद करने से आती है। बेहतर विकल्प चुनकर तुम अभी भी मजबूत हो सकते हो। ग्रम्बल ने सिर हिलाया। मुझे माफ करें राजकुमारी, कृपया राजदंड वापस ले ले। सोफिया ने राजदंड स्वीकार कर लिया और मुस्कुराए। राजदंड को सुरक्षित रूप से अपने हाथों में लेकर सोफिया और स्पार्क महल में वापस चले गए। राज्य ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई। राजा एडमंड और रानी एलिजा अपनी बेटी पर बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे थे। राज्य ने एक भव्य दावत का जश्न मनाया और इसलिए सोफिया को जासूस राजकुमारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, वह नायक जिसने एल्डोरिया को बचाया था। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी आर्या और केक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजकुमारी आर्या राजा डंकन और रानी इसाबेला की प्रिय बेटी थी, जिन्होंने दूर देश में ग्लैनवुड राज्य पर शासन किया था। उसके 3 छोटे भाई थे जो शरारत और हंसी मजाक से भरे हुए थे। रानी इसाबेला चाहती थी कि आर्या एक उचित राजकुमारी की तरह व्यवहार करे, लेकिन आर्या खुशमिजाजी थी और उसे तीरंदाजी करना पसंद था। एक शाम जब परिवार भव्य हॉल में रात का खाना खा रहा था, रानी इसाबेला ने एक घोषणा की, आर्या, 3 महान राजकुमार तुम्हारी शादी के लिए प्रतियोगिता करने आ रहे हैं। उसने कठोर आवाज में कहा। आर्या का दिल बैठ गया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके लिए अपना भविष्य तय करे। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती माँ, आर्या ने चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी पीछे धकेली और कमरे से बाहर चली गई। राजा डंकन ने चिंता के साथ देखा, लेकिन आर्या और इसाबेला के मतभेद के बीच वह कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन राजकुमार आ गए। प्रत्येक राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आर्या का पक्ष जीतने की कोशिश करते हुए तीरंदाजी में अपना कौशल दिखाया। पहला राजकुमार लक्ष्य से पूरी तरह चूक गया, दूसरे का तीर मुश्किल से किनारे पर लगा और तीसरे राजकुमार का तीर निशाने से बहुत दूर जा गिरा। अपना असली रूप दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजकुमारी आर्या ने मैदान पर कदम रखा। एक गहरी सांस के साथ उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींची और एक तीर छोड़ा जो निशाने पर पूरी तरह से लगा। भीड़ आश्चर्य से हाँफने लगी। उसने 2 और तीर चलाए, जिनमें से प्रत्येक ने पिछले तीर को बीच से विभाजित कर दिया। रानी इसाबेला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आर्या को राजकुमार को शर्मिंदा करने के लिए डांटा। आपने हम सबको शर्मिंदा किया है आर्या, इसाबेला चिल्लाई। आप एक राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही हैं। आहत और गुस्से में आर्या ने जवाब दिया, मैं आपके खेल में मोहरा नहीं बनूंगी माँ। गुस्से में उसने दीवार पर टंगी उनके परिवार की एक खूबसूरत तस्वीर पकड़ ली और उसे फाड़ दिया। फिर वह महल से भाग गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। गहरे जंगल में आर्या तब तक भटकती रही जब तक कि उसकी नज़र एक छोटी छिपी हुई झोपड़ी पर नहीं पड़ी। वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी जो अजीब जड़ी बूटियों और औषधियों बनाने में माहिर थी। चुड़ैल ने बुद्धिमान आंखों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो बच्चे? आर्या ने रोते हुए कहा, मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है, लेकिन वह मुझे नहीं समझती। मैं चाहती हूँ कि वह अपना मन बदले। चुड़ैल ने उसे एक जादुई केक दिया। उसने रहस्यमय तरीके से कहा, इसे अपनी माँ को खिलाओ और उनका दिल बदल जाएगा। आर्या जल्दी से महल में वापस आई और रानी इसाबेला को केक पेश किया। जैसे ही रानी ने उसे खाया, वह बीमार पड़ गई और भालू में बदल गई। आर्या के भाई, जिन्होंने भी केक का स्वाद चखा, वे भी छोटे भालू में बदल गए। यह देखकर आर्या को बहुत पछतावा हुआ और वो रोने लगी। भयभीत और पछतावे से आर्या ने अपनी माँ की मदद करने का तरीका खोजने की कोशिश की। वह वापस चुड़ैल की कुटिया की ओर भागी, लेकिन वह खाली थी। चुड़ैल वहां नहीं थी, लेकिन दीवार पर एक संदेश लिखा था, भाग्य बदलने के लिए अंदर देखो, घमंड से टूटे बंधन को जोड़ो। आर्या ने संदेश पर विचार किया और महसूस किया कि इसका मतलब है कि उसे जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। वह अपने घोड़े पर बैठी और तेजी से महल की ओर वापस चली गई। वहां उसने फटी हुई तस्वीर निकाली और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। प्रत्येक सिलाई प्यार और अफसोस से भरी हुई थी। इस बीच
रानी इसाबेला ने भालू के रूप में अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वह डरी हुई और भ्रमित थी, लेकिन उसने अपनी बेटे की पीड़ा और दृढ़ संकल्प को भी देखा। आर्या ने धीरे से सुधारी हुई तस्वीर को अपनी माँ और भाइयों के ऊपर रख दिया। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह फुसफुसाई, मुझे क्षमा करें माँ, मुझे आपसे प्यार है, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने महल को छुआ, रानी इसाबेला और उनके बेटे वापस इंसानों में बदलने लगे। राजा डंकन अपने परिवार को फिर से स्वस्थ देखकर प्रसन्न हुए। वे सभी गले मिले, उनके हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गए। रानी इसाबेला ने आर्या की भावनाओं की गहराई और अपनी गलतियों को महसूस करते हुए आर्या को वह स्वतंत्रता दी जो वह हमेशा से चाहती थी। बदले में आर्या ने अपने परिवार और अपने राज्य का सम्मान करने का वादा किया। राजकुमारी आर्या ने तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने एक राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों को और अधिक खुले दिल से अपनाया। ग्लेनवुड का राज्य राजा डंकन, रानी इसाबेला और उनकी उत्साही बेटी राजकुमारी आर्या के बुद्धिमान और निष्पक्ष शासन के तहत फला फूला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि प्यार और समझदारी से सबसे गहरे घावों को भी ठीक किया जा सकता है। आज की कहानी का शीर्षक है लियो और एला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मिडब्रुक गांव में टॉम नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने 2 बच्चों लियो और एला के साथ रहता था। उनकी मां का निधन हो गया था, इसीलिए टॉम ने दूसरी शादी की थी। टॉम को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे कठिन समय उन पर आया, भोजन भी उनके लिए कठिन हो गया और टॉम को इस बात की चिंता बढ़ गई कि वह अपने बच्चों को कैसे खिलाए। एक शाम टॉम की नई पत्नी मारिया, जो स्वार्थी और निर्दयी थी, ने उसे लियो और एला को जंगल में छोड़ने के लिए मना लिया। उसने टॉम से कहा कि यह उनके जीवित रहने का एकमात्र तरीका था, क्योंकि वे अब बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम नहीं थे। अपनी अनिच्छा के बावजूद टॉम अंततः इस उम्मीद में सहमत हो गया कि शायद कोई दयालु व्यक्ति उन्हें ढूंढ लेगा और उनकी देखभाल करेगा। लियो चतुर था, उसने टॉम और मारिया की बातचीत सुन ली। उसने बगीचे से सफेद कंकड़ इकट्ठे किए और अपनी जेबें भर ली। अगले दिन टॉम लियो और एला को जंगल में ले गया और उन्हें वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वे चले, लियो ने रास्ते में कंकड़ गिरा दिए, जिससे एक रास्ता बन गया जिस पर चलकर वे घर वापस जा सकते थे। जब रात हो गई और उनके पिता चले गए, तो लियो और एला कंकड़ पत्थरों के पीछे पीछे अपने घर पर वापस आ गए। टॉम उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मारिया गुस्से में थी। उसने टॉम को डांटा और उनसे दोबारा कोशिश करने की मांग की। इस बार लियो और एला को जंगल में और भी अंदर ले जाया जाए। अगली रात लियो ने और अधिक कंकड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने दरवाजा बंद कर दिया था। इसके बजाय लियो ने रोटी का एक टुकड़ा लिया और उसे टुकड़े टुकड़े करके अपनी जेब में रख लिया और टुकड़ों का निशान छोड़ने की योजना बना। अगले दिन टॉम उन्हें आगे जंगल में ले गया और एक बार फिर उन्हें छोड़ दिया। चलते समय लियो ने रोटी के टुकड़े गिरा दिए। हालांकि जब रात हुई और उन्होंने रोटी के टुकड़ों के रास्ते घर जाने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि पक्षियों ने सारे टुकड़े खा लिए। लियो और एला खो गए और डरे हुए थे। वे अपने घर का रास्ता खोजने की उम्मीद में जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बजाय उन्हें कैंडी और केक से बनी एक झोपड़ी मिली। भूखे और थके हुए वे घर को कुतरने लगे। अचानक दरवाजा खुला और सेड्रिक नाम का एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। आपका स्वागत है बच्चों, उसने कहा। अंदर आओ और ठीक से खाना खाओ। उसकी बात से खुश होकर लियो और एला ने झोपड़ी में प्रवेश किया। सेड्रिक ने उन्हें स्वादिष्ट दावत दी और उन्होंने तब तक खाया जब तक उनका पेट नहीं भर गया। उन्हें पता नहीं था कि सेड्रिक उतना दयालु नहीं था जितना वह दिखता था। वह एक दुष्ट जादूगर था जो अपने काले जादू के लिए बच्चों को लालच देकर अपने घर बुलाता था। सेड्रिक ने लियो को एक पिंजरे में बंद कर दिया और एला को अपने मंत्रों में उसकी मदद करने के लिए मजबूर किया। दिन हफ्तों में बदल गए और एला को अपने भाई की चिंता होने लगी। उसने देखा कि सेड्रिक की नजर कमजोर थी और उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। जब भी सेड्रिक उससे यह जांचने के लिए कहता कि क्या लियो पकाने के लिए पर्याप्त मोटा हो रहा है,
तो एला उसे लियो की उंगली के बजाय एक पतली हड्डी दे देती थी। सेड्रिक ने यह सोचकर कि लियो अभी भी बहुत पतला है, अपनी बुरी योजनाओं में देरी की। एक रात एला ने सेड्रिक को अगले दिन लियो को पकाने की योजना बनाते हुए सुना। वह जानती थी कि उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसने सेड्रिक का ध्यान भटकाने का एक तरीका निकाला और लियो के पिंजरे की चाबियां पकड़ ली। उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया और वे भागने लगे। जैसे ही वे जंगल से भागे, सेड्रिक को उनकी योजना का पता चला और उसने उनका पीछा किया। लियो और एला जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, लेकिन सेड्रिक उन पर हावी हो रहा था। जब उन्हें लगा कि वे पकड़े जाएंगे, तो वे एक नदी पर पहुंचे। नदी के दूसरी ओर उन्हें एक हंस दिखाई दिया। हंस ने उनकी दुर्दशा को समझते हुए उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ने दिया और नदी के पार ले गया। सेड्रिक पार करने में असमर्थ, हताशा में शाप के कारण जंगल में गायब हो गया। लियो और एला ने हंस को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर निकल पड़े। आखिरकार उन्हें मीडोब्रुक वापस जाने का रास्ता मिल गया और वे अपने पिता टॉम से फिर मिले, जो तब से उनकी तलाश कर रहे थे। वह बहुत खुश हुआ और मारिया की बातों में आकर उन्हें ऐसे जंगल में अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगी। टॉम ने मारिया को भगा दिया और लियो और एला की बेहतर देखभाल करने की कसम खाई। सेड्रिक के चले जाने और परिवार के फिर से एक हो जाने के बाद वे हमेशा खुश रहे और फिर कभी अलग नहीं हुए। आज की कहानी का शीर्षक है गुप्त राजकुमारी। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते हैं। एक बार की बात है, ऑरेलियन के शांतिपूर्ण राज्य में क्लारा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी दयालु लेकिन रहस्यमय दादी मटिल्डा के साथ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। क्लारा एक हंसमुख और दयालु लड़की थी। वह हमेशा गांव वालों की मदद करती थी और बगीचे की देखभाल करती थी। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ अलग है, कुछ छिपा हुआ है। एक दिन अटारी की सफाई करते समय क्लारा को एक पुराना धूल भरा संदूक मिला। अंदर उसे चांदनी मणि वाला एक सुंदर चांदी का लॉकेट मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, लॉकेट से हल्की रोशनी निकली। भ्रमित और उत्सुक होकर क्लारा लॉकेट को अपनी दादी के पास ले गई। मटिल्डा ने आश्चर्य और दुख से लॉकेट को देखा। उसने क्लारा को बैठाया और उसे एक कहानी सुनाना शुरू किया। क्लारा, कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम ऑरेलियन की गुप्त राजकुमारी हो। क्लारा की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। एक राजकुमारी? आखिर कैसे? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मटिल्डा ने आह भरी। जब तुम्हारा जन्म हुआ, ऑरेलियन को जेफर नामक एक काले जादूगर से खतरा था। तुम्हारे माता पिता राजा रोलैंड और रानी एवेलिना ने तुम्हारे रक्षा के लिए तुम्हें छिपा दिया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और मुझसे कहा कि सही समय आने तक मैं तुम्हारी असली पहचान गुप्त रखूं। क्लारा को भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, सदमा, उत्तेजना और डर। मेरे माता पिता को क्या हुआ? क्या वे अभी भी जीवित हैं? मटिल्डा ने सिर हिलाया। वे हैं, परंतु जेफर ने उन्हें अपने अंधेरे महल में वर्जित जंगल के अंदर कैद कर रखा है। वे तुम्हारी यानी उनकी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम जाओ और उन्हें बचाओ। तुम्हें जो लॉकेट मिला है वो एक राजकुमारी के रूप में तुम्हारी शक्तियों को अनलॉक करने की चाबी है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्य पूरा करने का समय आ गया है। अपने माता पिता को बचाने और ऑरेलियन की राजकुमारी के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लारा अपने गले में लॉकेट के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। मटिल्डा ने उसे जादुई जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली और जेफर के महल का रास्ता दिखाने वाला एक नक्शा दिया। जैसे ही क्लारा जंगल में यात्रा कर रही थी, उसे विभिन्न जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी मुलाकात आर्या नाम की एक दयालु परी से हुई, जिसके चमकीले पंख और एक गर्म मुस्कान थी। राजकुमारी क्लारा, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आर्या ने कहा। मैं आपकी यात्रा में आपकी सहायता करने के लिए यहां हूं। आर्या के मार्गदर्शन से क्लारा ने लॉकेट की शक्तियों का उपयोग करना सीखा। वह अपने रास्ते को रोशन करने, सुरक्षात्मक बाधाएं पैदा करने और यहां तक कि छोटे घावों को ठीक करने के लिए चांदनी को बुला सकती। आर्या ने क्लारा को जंगल के रहस्यों और आगे आने वाले खतरों के बारे में भी बताया। एक शाम एक चमकदार धारा के किनारे आराम करते समय क्लारा ने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। अचानक भूतों का एक समूह प्रकट हुआ, जिसका नेतृत्व ग्रिजल नाम का एक भयावह दिखने वाला प्राणी कर रहा था। लॉकेट सौंप दो राजकुमारी और हम तुम्हें जाने देंगे, ग्रिजल ने डरावनी आवाज में कहा।
क्लारा अपनी बात पर अड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी, उसने घोषणा की। लॉकेट की शक्ति का उपयोग करके उसने अपने और आर्या के चारों ओर प्रकाश की ढाल बनाई। राक्षसों ने हमला किया, लेकिन अवरोध मजबूत रहा। आर्या की मदद से क्लारा ने भूतों को हराने के लिए अपनी नई ताकतों का उपयोग किया, जो वापस छाया में भाग गए। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, क्लारा और आर्या करीब आते गए। आर्या ने खुलासा किया कि वो कभी ऑरेलियन की संरक्षक थी, लेकिन ज़ेफर के काले जादू ने उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया था। आपकी बहादुरी मुझे आशा देती है, राजकुमारी क्लारा, आर्या ने कहा। एक साथ मिलकर हम आपके माता पिता को बचा सकते हैं और राज्य में शांति फिर से ला सकते हैं। अंततः कई दिनों की यात्रा के बाद वे निषिद्ध जंगल के किनारे पर पहुंचे। कुछ दूरी पर ज़ेफर का अंधेरा महल घने कोहरे से घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। भय और दृढ़ संकल्प महसूस करते हुए क्लारा ने गहरी सांस ली। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, वह फुसफुसाई। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, आर्या ने कोहरे में एक छेद बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। वे फाटकों से फिसलकर अंधेरे घुमावदार गलियारों में चले गए। महल जालों और अंधेरे प्राणियों से भरा हुआ था, लेकिन आर्या के मार्गदर्शन और क्लारा के साहस से वे आगे बढ़ते रहे। महल के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें एक ऊंची मीनार मिली। शीर्ष पर एक जादुई पिंजरे में बंद राजा रोलैंड और रानी एवेलिना थे। मां, पिता, क्लारा रोते हुए पिंजरे की ओर भागी। ज़ेफर प्रकट हुआ। उसकी काली आंखें द्वेष से चमक रही थीं। तो आखिरकार छोटी राजकुमारी आ गई, उसने व्यंग्य किया। लेकिन तुमने बहुत देर कर दी है। तुम्हारी शक्तियों का मेरी शक्तियों से कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। क्लारा तनकर खड़ी थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अब तुम्हें अपने परिवार या अपने राज्य को हानि नहीं पहुंचाने दूंगी ज़ेफर। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और उसकी शक्ति को अपने अंदर महसूस किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। ज़ेफर का काला जादू क्लारा की चांदनी शक्तियों से टकरा गया। कमरा रोशनी और अंधेरे की चकाचौंध करने वाली चमक से भर गया। ज़ेफर की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए अपने परी जादू का उपयोग करते हुए आर्या लड़ाई में शामिल हो गई। अपनी ताकत के बावजूद ज़ेफर का क्लारा और आर्या की संयुक्त शक्ति से कोई मुकाबला नहीं था। चांदनी के अंतिम विस्फोट के साथ क्लारा ने ज़ेफर के काले जादू को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही उसकी शक्तियां शून्य में विलीन हो गईं, जादूगर ने गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके माता पिता के आसपास का जादुई पिंजरा गायब हो गया और वे अंततः आजाद हो गए। राजा रोलैंड और रानी एवेलिना ने क्लारा को गले लगाया। उनके दिल खुशी और गर्व से भर गए। राजा रोलैंड ने कहा, आप एक बहादुर और शक्तिशाली राजकुमारी बन गई हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। क्लारा मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं आर्या के बिना ये नहीं कर पाती, उसने परी की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा। आर्या गर्मजोशी से मुस्कुराई, आपका दिल सच्चा है राजकुमारी क्लारा। आपकी बहादुरी और दयालुता ने हम सभी को बचा लिया है। ज़ेफर की हार और उसके माता पिता के सुरक्षित होने के साथ क्लारा असली राजकुमारी के रूप में ऑरेलियन लौट आई। राज्य ने अपने प्रिय शाही परिवार की वापसी का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। क्लारा की शक्तियां बढ़ती रहीं और उसने उनका उपयोग अपने लोगों की मदद करने और अपने राज्य की रक्षा के लिए किया। मटिल्डा को अपनी पोती पर गर्व था। उसने क्लारा को एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में विकसित होते देखा। राजकुमारी का रहस्य उजागर हो गया और इसके साथ ही ऑरेलियन के लिए शांति और समृद्धि का एक नया युग आया।